नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात कैंसर के लक्षण, बचाव और उपचार की बात करेंगे कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से समय रहते आप उससे बचाव कर सकते हैं। वैसे तो कैंसर कई तरह का होता है, जैसे ब्रेन कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर। कैंसर का समय रहते इलाज अगर ना किया जाए तो ये गंभीर रूप भी ले सकता है। कैसे पहचानें कि आप तो नहीं हैं कैंसर से संक्रमित, ये बताएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नज़र मनोहर सरकार की तैयारियों पर। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर युद्ध स्तर पर मनोहर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है, उस पर डालते हैं। मरीजों को लगातार सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवा भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम का असर दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार लगातार कैंप भी बना रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। सीएससी और पीएचसी सेंटर्स पर सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात भी सरकार की तरफ से की गई है और सिविल हॉस्पिटल में भी ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियों पर सरकार बल दे रही है, जोर दे रही है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को इंडोर सुविधाएं हरियाणा में सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाने के लिए एक खाका भी बनाया गया है और उस पर जोर सरकार दे रही है। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे कैंसर से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की, कि आखिरकार कैंसर होता क्यों है, कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं और समय रहते आप उसको पहचानें कैसे। डॉक्टर कुलजिंदर सोडी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सर, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर आने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज हम कैंसर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैंसर की शुरुआती स्टेज की अगर बात करें तो कैसे पहचान करें इसकी कि बॉडी में कैंसर है या फिर हमारी बॉडी कैंसर की चपेट में आ रही है। बेसिक आप कुछ इसके वो लक्षण बता पाएं। नमस्कार। ये एक सेंसिटिव इशू आपने रेज किया है, जी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय कैंसर की बीमारी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। आज से पहले हार्ट की समस्या सबसे ज़्यादा होती थी, पर आज अब सुनने में ये आ रहा है ऑलमोस्ट हर घर में ही एक कैंसर का मरीज है। तो ये कैंसर दिनों दिन बढ़ रहा है। तो जी। इससे पहले कि मैं थोड़े सिम्टम्स बताऊँ, मैं थोड़ा सा WHO का डाटा भी शेयर करना चाहूँगा यहाँ आपको। जी। तो ये डाटा के अनुसार 2010 तक हमारे पास जो कैंसर के केसेस थे वो 2010 से 2020 डबल हो गए हैं, ट्वाइस हो गए हैं। और ये एक एस्टिमेटेड डाटा है जी। कि 2025 तक ये 500 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जी। तो अब कैंसर की जैसे आप लक्षण पूछ रहे हैं, तो शुरुआती लक्षण शुरुआती स्टेजेस में कैंसर के लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते, जी। बिकॉज ये बहुत स्लोली ग्रो करता है हम्म। और पता भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगर इसकी जागरूकता ना हो तो ये पता नहीं लगेगा। जी। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन कैंसर है। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर में फिर काफी सारे, जैसे कहा जाता है कि एक हर 8 महिला में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर उनकी लाइफ में होना है। जी। तो इसकी शुरुआती स्टेज में पकड़ बहुत जरूरी है, बिकॉज शुरुआती स्टेज में इसका इलाज भी बहुत अच्छा है। जी। तो शुरुआती स्टेज की कैसे पहचान करें, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी महिला को अपने छाती का एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो उस एग्जामिनेशन प्रक्रिया में अगर उनको कोई भी गिल्टी महसूस होती है जो पहले नहीं थी, जी। तो ब्रेस्ट की किसी भी एरिया में कैसी भी गिल्टी हो जो पहले नहीं थी, तो वो एक प्रकार का वार्निंग्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी गिल्टियां कैंसरस होती हैं, लेकिन इन जी। गिल्टियों में स्पेसिफिकली अगर ये गिल्टी सख्त हो, हार्ड हो, इसके अलावा इसमें ब्रेस्ट का शेप चेंज हो गया हो, जी। निप्पल से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया और स्पेशली ब्लड कलर का डिस्चार्ज या सीरस डिस्चार्ज, जी। जो एक प्रकार का रसायन होता है जो कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बगल में गिल्टियां हो गई। तो ऐसे ही ओरल कैंसर हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, बिकॉज तंबाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी ये बहुत पिया जाता है। जी। तो ऐसे ओरल कैंसर को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओरल कैंसर भी अर्ली स्टेजेस में बहुत वेल ट्रीटेबल है। तो नहीं, उन बिल्कुल। पेशेंट्स में जो तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, उन
जी। उन केसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मुंह में कोई चकत्ता है, हुँ, लाल रंग का या सफेद रंग का चकत्ता है, या मुंह खोलना धीरे धीरे बंद हो गया है, या उसमें कोई जख्म है जो दवाई देने के बाद भी भर नहीं रहा, जी। या गर्दन में गिल्टियां हैं, हुँ, तो ये सब शुरुआती स्टेजेस के सिम्टम्स हैं जी, जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर कुलजिंदर, जिस तरीके से आप बता रहे थे, बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से आप बता रहे थे कि लोग ईज़िली समझ पाएँ कि आखिरकार कैंसर का इश्यू और ब्रेस्ट की बात आपने की यहाँ पर। और आपने बताया कि किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर हरमीत सिंह भी हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आने के लिए, समय देने के लिए। डॉक्टर हरमीत, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरीके से हम कैंसर की आज बात कर रहे हैं, कैंसर में जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की डॉक्टर कुलजिंदर ने भी ज़िक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बेबी फीड करते हुए भी कई बार महिलाओं के साथ ये इशू आता है कि बेबी बाइट कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? क्योंकि कई बार वो नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को, और वो जैसे गिल्ट बताया, वो गिल्ट बनता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके गिल्ट के बाद भी बेबी को फीड अप किया जाता है, बेबी को कुछ लेडीज़, कुछ महिलाएँ फीड अप करती रहती हैं, फीड करती रहती हैं। तो क्या वो खतरा हो सकता है? उस परिस्थिति से कैसे महिला समझे और बाहर आ सके? कि और बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहे अगर ऐसा कुछ है ब्रेस्ट से रिलेटेड इशू तो? डॉक्टर हरमीत से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर कुलजिंदर, मेरा यही सवाल आपसे है सर। जी, सो बेसिकली देखिए ऐसा है कि जो बेबी बाइट करता है और ब्रेस्ट में गिल्टी बन जाती है, हुँ, तो इससे पहली बात, इससे कैंसर नहीं होता। हुँ, ठीक है, वो गिल्टी, हर प्रकार की गिल्टी कैंसर नहीं होती। जी, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, उसमें इंजरी कैसे अवॉइड की जाए, वो एक अलग ही एक टॉपिक है। जी, लेकिन ये जरूर है कि कुछ महिलाओं में जिनके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की काफी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जी, उन केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान हुँ, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हुँ, अगर गिल्टी बनती है तो जी, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हुँ, बिकॉज एक प्रकार का कैंसर जो बहुत डेडली होता है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। जी, तो ये कैंसर अक्सर देखा जाता है कि यंग फीमेल्स, हुँ, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेटिंग, हुँ, उन पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जी। तो डॉक्टर कुलजिंदर, कुल मिलाकर अगर जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर अगर इस तरीके के इश्यूज़ हैं, तो महिलाएं उनको पहचानेंगी कैसे कि उनको इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर इस तरीके का कोई जी। इशू है? उनको पहचानने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या-क्या लक्षण होते हैं उसके और किस तरीके से वो पहचानें? तो जैसे इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जैसे इसका नाम है, जी। इन्फ्लामेशन के जैसा, है ना, हुँ, यानी कि ये कैंसर जैसा नहीं लगता है, ये इन्फेक्शन जैसा लगता है। जी। स्पेशली फीमेल्स में जो स्तनपान कर रही हैं, हुँ, और ये काफी कॉमन होता है कि स्तनपान करते करते बच्चा बाइट कर जाए और उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें पस बन जाए। जी। तो सिमिलर प्रकार के सिम्टम्स आते हैं हुँ, इस प्रकार के कैंसर में भी। जी। तो इनफैक्ट ये डॉक्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट है डायग्नोज करना। हुँ, तो मोर देन पेशेंट्स, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डॉक्टर के पास आए। हुँ, और यहाँ पर डॉक्टर्स को भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार के इन्फेक्शन में, हुँ, इन्फेक्शन को भी और कैंसर को भी नजरअंदाज ना करें। बिकॉज हम देखते हैं काफी सारे मरीज हमारे पास डॉक्टर्स के पास से भी गुजर के आते हैं जो जी। आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज कैंसर ऐसा टॉपिक है जो हुँ, काफी कम भी मेडिकल साइंसेज में पढ़ाया जाता है। जी। डॉक्टर सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मेडिकल साइंसेज में कैंसर टॉपिक को कम पढ़ाया जाता है और आपने ये भी कहा कि समय रहते हुए डायग्नोस करने की बहुत ज़रूरत है, इसको पहचान लिया जाए कि आखिरकार सम इशू है क्या, और एग्जैक्ट उसके बाद उसको नज़रअंदाज ना किया जाए जिससे कि वो कोई और बहुत बड़ा इशू बन सके। डॉक्टर कुलजिंदर, मेरा एक सवाल आपसे यही है, अमूमन ब्लड कैंसर की बात अगर हम करें तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया भी जिसे कहा जाता है, ल्यूकीमिया भी यंग एज में और ओल्ड एज में, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या किसी भी एज फैक्टर में हो सकता है ब्लड कैंसर, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप एज होता है जिसमें ल्यूकीमिया की शिकायतें देखी जाती हैं? सो ब्लड कैंसर हर एज ग्रुप में होता है, जी। 1 साल से बच्चे से लेके 90 ईयर्स के बुजुर्ग तक। हुँ, इनफैक्ट बच्चों में सबसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इज ब्लड कैंसर। जी। तो ये इनके जो सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती हो या कहीं पर कोई स्वेलिंग या अल्सर महसूस हो रहा हो। जी। जनरली सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ब्लड कैंसर हुँ, इज दिस।
जी। तो जैसे कि अगर ये ल्यूकीमिया है, तो हुँ, ल्यूकीमिया में सिम्पटम्स खून की कमी की वजह से हो सकते हैं। जी। खून कम होने की वजह से शरीर में थकावट हो जाए, हुँ, आप चलते हो तो थकना शुरू हो जाएँ, हुँ, या अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएँ तो नाक से, मुँह से खून बहना, ये हुँ, उसके ल्यूकीमिया के सिम्पटम्स हैं। जी। इसके अलावा वज़न कम हो जाना, तिल्ली बढ़ जाना, हुँ, पाचन शक्ति कम हो जाना, हुँ, और एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसको बोलते हैं लिम्फोमा। जी। लिम्फोमा में काफ़ी सारे गिल्टियाँ आ जाती हैं शरीर में। हुँ, इसके अलावा वज़न कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। जी, तो नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स ब्लड कैंसर में काफ़ी देखने को मिलते हैं। जी। डॉक्टर कुलजिंतर, मैं डॉक्टर हरमीत के पास भी जाऊँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे कुछ सवाल आपसे ही रहेंगे क्योंकि हम उनसे जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपनी टीम को मैं यही कह रहा हूँ कि उनसे भी जुड़ें जिससे कि उनके भी विचार इस पूरे टॉपिक पर ले सकें। डॉक्टर कुलजिंदर, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि अ, कई बार हमने ये सुना है कि वेरिकोज़ वेन हो जाती है, गाँठें बन जाती हैं पैरों में, हाथों में या बॉडी के किसी भी पार्ट पर। तो क्या वो गिल्टी का रूप ले सकती हैं, वेरिकोज वेन की गांठें? क्या वो आगे चलकर कैंसर बन सकता है? क्या वो अलार्म हो सकता है या फिर वो कुछ जी। अलग ही टॉपिक है? नहीं, वेरिकोज़ वेन्स का बेसिकली वेरिकोज़ वेन्स जब होती हैं तो खून का रिसाव जो पैरों से हार्ट पे जाना है, वो जी, कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोरी आ जाती है तो नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। जी, उनके वॉल्व्स वीक हो जाते हैं जिसकी वज़ह से बैक फ्लो जो है, जी, उसकी वज़ह से नसें फूल जाती हैं। हुँ, अब धीरे-धीरे लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट ना लेते हुए जी, ये नसों क में ब्लड का स्टैग्नेशन हो जाता है, हुँ, जिसकी वज़ह से छोटी-छोटी पैरों में नसें हुँ, लाल रंग की, नीले रंग की हुँ, ऐसा उभर आती हैं और धीरे-धीरे वहाँ की चमड़ी कमज़ोर हो जाती है। जी, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग यानी 10 साल, 15 साल के पुरानी हिस्ट्री हो, हुँ, इग्नोर्ड हो, हुँ, इलाज ना कराया हो, हुँ, तो उस तरफ जो पैर की नसें कमज़ोर हो गई हैं, वो फट जाती है और उसमें घाव बन जाता है। जी, और इन घाव में कैंसर का एक तरह का कैंसर होता है जिसको मार्जुलिन हुँ, अल्सर बोलते हैं, जी, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो जी, ये स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है। जी। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वेरिकोज़ वेन की हमने बात की, आपने बताया भी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, मार्जुलिन अल्सर की बात आपने बताई। क्या वेरिकोज़ वेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिसिन हो सकती है मेडिकेशन लेकर, या फिर वेरिकोज़ वेन की अगर बात की जाए तो उसका अगर किसी को है तो उसकी सर्जरी करानी इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि बहुत से लोगों से ये भी सुना है हमने कि सर्जरी कराई जाती है, सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन होता है। क्या उसमें सर्जरी कराना ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू यू एज अ डॉक्टर, या फिर मेडिसिन लेना, मेडिकेशन लेना प्रॉपर ठीक रहेगा? सो अर्ली स्टेजेस में हम स्टॉकिंग्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जिनका बहुत माइल्ड वेरिकोस वेन्स होती हैं। जी, तो एक प्रकार की जराबें होती हैं जो उन बॉडी उस लेग के ऊपर हम उसको हम्म, स्लीव की तरह चढ़ा देते हैं। जी, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं पेशेंट के लेग के थिकनेस और उसके बनावट के ऊपर से। जी, तो वो स्टॉकिंग से उनका जो वेन्स का कंप्रेशन है, वो स्टॉकिंग्स के जरिए वो हार्ट तक वापस ब्लड पहुंचा देती है। बट लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, बिकॉज ये वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, वॉल्व्स की प्रॉब्लम, तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम तो मेडिसिन से नहीं ठीक होती है। हम्म, तो इसमें फिर सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं। जी, तो पहले के ज़माने में जैसे हम ओपन सर्जरी करके वेन को पूरा निकालते हम्म, थे, तो अभी ओपन सर्जरी का रिक्वायरमेंट कम हो गया है जी, और अल्ट्रासोनिक माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम्म, एक डे केयर सर्जरी है जहां पर वो वॉल्व्स उस वेन को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो जी, बहुत ही सेफ और बिना एनेस्थीसिया के दिया हुआ ये प्रोसीजर है। जी, डे केयर प्रोसीजर में ये अच्छे से हो जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम है। जी। कुछ और लोगों के लिए भी मैं आपसे कुछ अहम सवाल करूंगा। डॉक्टर हरमीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सर, स्वागत है खबर फास्ट पर आने के लिए। सर, आवाज़ मिल रही है आपको? डॉक्टर सर, हम जिस तरीके से कैंसर की बात कर रहे थे, आज टॉपिक कैंसर का लेकर आए हैं। एज अ सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन का हमने जिक्र किया, जिस तरीके से डॉक्टर कुलजिंदर भी बता रहे थे कि वेरिकोज वेन का जो रेस के द्वारा ट्रीटमेंट उन्होंने कुछ जिक्र किया, उस ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड करना पॉसिबल है? कितना अमूमन उसमें खर्चा आ जाता होगा अगर कोई कराना चाहता है तो? तो कैंसर से संबंध तो नहीं। जी, सर्जन है, जो डॉक्टर कुलविंदर एक सर्जन है, वही इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे।
जी, जी। कुछ और अहम सवाल हैं डॉक्टर हरमीत, मैं आपके पास उनको लेकर आता हूँ। इसका जवाब मैं डॉक्टर कुलजिंदर से ही लूँगा, लेकिन इस बीच आपसे एक सवाल का मैं जवाब लेना चाहता हूँ सर। ब्लड कैंसर की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर अमूमन आम हो जाता है। डॉक्टर कुलजिंदर ने भी बताया कि किसी भी एज हम्म, फैक्टर में हो सकता है ब्लड कैंसर। इसका कोई वो नहीं है कि एज ग्रुप इस ग्रुप में होगा या इस ग्रुप में होगा। उसके लक्षण जी। कैसे पहचाने जाएँ सर कि ब्लड कैंसर है, और किस तरीके से उसको ईज़िली घर में डायग्नोज़ किया जाए? मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया है, छोटे बच्चे को, वो अपने मुँह से नहीं कह सकता, घर वाले भी इग्नोर कर ही जाते हैं अमूमन बच्चों को। तो उसको कैसे डायग्नोज़ किया जाए परिवार के प्रति, परिवार के लोग कैसे पहचानें कि ये ब्लड कैंसर के ये लक्षण हैं और उसकी कहीं न कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है, अगर उनके किसी मेंबर को है तो? जी। आमतौर पे ब्लड कैंसर के लक्षण हैं उसमें अकारण वजन कम होना, खून की कमी होना या शरीर पे लाल धब्बे पड़ना, बुखार होना और पसीने आना, ये आमतौर पे कैंसर के लक्षण हैं। किसी भी बच्चे में अगर ये पाए जाते हैं तो तुरंत अपने स्पेशलिस्ट से राय लेनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो डायग्नोज हो सके और उसका इलाज टाइम से किया जा सके। जी, जी। बिल्कुल, समय रहते हुए इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा है, जी। डायग्नोसिस भी समय रहते हुए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ गए हैं। एक-एक करके मैं दोनों कॉलर्स के पास जाना चाहूँगा, उनके सवाल हैं डॉक्टर साहब, मैं उनके सवाल लेकर आपके पास आऊँगा। मांगेराम हमारे साथ हरियाणा से हैं और सरोजबाला हरियाणा से हैं। पहले मैं मांगेराम के पास जाना चाहूँगा। मांगेराम जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जी, क्या इसमें जो है ना कोविड का इंजेक्शन जो है ना वो लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? किस किस सिचुएशन में? एक बार सवाल रिपीट करेंगे मांगेराम जी? हाँ, मेरे क्या जानना चाहते हैं आप? मांगेराम जी, टेलीविज़न का ऑडियो सेट थोड़ा-सा कम कर दीजिए आप, जिससे कि आपके सवाल को हम सुन सकें। चलिए, मांगेराम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरोज बाला भी हमारे साथ हैं हरियाणा से। सरोज जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी, सरोज जी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ थोड़ा सा एक बार सवाल रिपीट करेंगे आप अपना? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, एक्चुअली हमारी मदर को गले का कैंसर मई में हमें 4th स्टेज में पता चला। जी, तो उनके 32 में, जी, हाँ जी सर, उनको 32 में ना ट्रिकोस्मी कैप का एक ऑपरेशन हुआ है, गले में ट्रिकोस्मी कैप डल गई। अच्छा। तो सर हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि अब उनका कोई ऐसा इलाज है जो हम उनको दे सकें, और उनकी 70 इयर्स एज है। ठीक है सरोज जी, मैं आपका सवाल लेकर डॉक्टर हरमीत के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर हरमीत, आपसे मैं रिएक्शन चाहूँगा सर। जी, एक तो सबसे पहले इनको गले का कहाँ कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, हमें ये जानना जरूरी है। जो ऑपरेशन हुआ है चौथी स्टेज में भी गले के कैंसर के, अगर चौथी बी तक स्टेज है, वो भी 60 से 70% मरीज ठीक हो जाते हैं। हम्म, तो इनको एक कैंसर हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए जहाँ पे सारे इनके रिकॉर्ड्स चेक करके हम्म, इनको हम गाइड कर पाए कि इनके आगे का ट्रीटमेंट। इसकी एज ज्यादा मैटर नहीं करता, 80 साल तक के मरीजों का भी हम सफल इलाज कर चुके हैं। तो इनको जल्द से जल्द एक कैंसर हॉस्पिटल में संपर्क करके एक राय लेनी चाहिए कि आगे का क्या इलाज किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही डॉक्टर हरमीत, कि प्रॉपर जो पेपर्स हैं वो सारे कलेक्ट करके उनको देखा जाएगा। डॉक्टर्स उनको देखेंगे प्रॉपर क्या चेकअप रहा, क्या ट्रीटमेंट रहा, क्या किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ही डायग्नोज होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। सरोज जी, आपसे यही उम्मीद करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास डायग्नोज करवाएं कि आखिर एक्चुअल इशू क्या है। और अभी प्रेजेंट में अगर कंडीशन की बात कीजिए तो आपने अपनी मदर की एज 70 ईयर्स बताई है, तो उनकी स्थिति क्या है? जैसा कि डॉक्टर हरमीत भी बता रहे थे कि एज कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रॉपर डायग्नोज होना, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बिना रिकॉर्ड्स देखे डॉक्टर के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या चीज़ को वो प्रिस्क्राइब करें। मांगीराम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मांगीराम जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिम्फोसाइट और टीएलसी मेरे बढ़े हुए हैं जी, और मेरी एज है 39। क्या मेरे को कोविड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? ठीक है डॉक्टर कुलजिंदर। हाँ, तो देखिए इसमें ऐसा है, लिम्फोसाइट्स और टीएलसी बढ़ना मतलब क्या ये इनको कोई कैंसर डायग्नोज हुआ था जो एक ट्रीटमेंट चल रहा है,
या इन्फेक्शन की वजह से इनके काउंट्स बढ़े हैं। अगर मांगेराम कैंसर है तो क्या कैंसर का इलाज चल रहा है, इन मा- सब पे जी निर्भर जी करेगा कि कोविड का इंजेक्शन लगाना चाहिए। जी, शायद मांगेराम जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर कुलजिंदर, मैं तो आपसे यहाँ दो मैं तरीके के सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि सर कि अगर किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और उस दरमियान अगर वो इंजेक्शन लगवाना चाहता है, वैक्सीन लगवाना चाहता है कोविड की, तो क्या वो लगवा सकता है? अगर उसका कैंसर का ट्रीटमेंट कम हो गया, या मेडिसिन कम है, मेडिकेशन कम ले रहा है, या अमूमन जो छोटे मोटे स्टार्टिंग स्टेज पर उसका खत्म हो चुका है, या फिर हल्की फुल्की मेडिसिन वो ले रहा है प्रॉपर क्योर एंड केयर के लिए, क्या वो लगवा सकता है? दोनों तरीके से आप बताएं सर। तो देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली हम लोग जनरली जो पेशेंट्स एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट के अंडर हैं, जिनको कीमोथेरेपी लग रहा है, जी। स्पेशली कीमोथेरेपी रेडिएशन के दौरान हम्म। बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो जाता है। हम्म। तो हम उस समय में कोविड के इंजेक्शन के लिए थोड़ा सा रिलक्टेंस रखते हैं, बिकॉज अगर आपका इम्यूनिटी वीक है जी। तो रिएक्शंस के आने के चांसेस रहते हैं। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के कैंसर के पेशेंट को जिनका इलाज खत्म हो चुका है या जिन्होंने सर्जरी करवाया है उनको ये वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, जी। ऐसा नहीं है। हम्म। तो वैक्सीनेशन काफी डाटा आ चुका है कि काफी सेफ है, हम्म। बट ऑफ कोर्स ड्यूरिंग एक्टिव ट्रीटमेंट हम्म। उस चीज को डिले करें और थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, हम्म। तो उसमें ज्यादा सेफ्टी है। मतलब आपका कहने का ये है डॉक्टर सर कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें कुछ समय तक, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं जब वो एक ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, अगर क्रिटिकल पोजीशन है तो। ठीक। जी। डॉक्टर हरमीत हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरमीत, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनका सवाल लेकर सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। शकील अहमद खान हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील साहब, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ सर, जी। कह रहे थे कि मेरी बड़ी वाली लड़की है, वो ब्लड कैंसर लेukemia है, जी। क्या उसको कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हरमीत, उनका सवाल ये है, शायद आपने सुन लिया हो सर। आप रिपीट करेंगे? वो क्लियर नहीं थी आवाज उनकी। जी सर। ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर हरमीत, उनका सवाल ये था कि मेरी जो बेटी है उसको, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उसको जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है कोविड की, लगवा सकते हैं? ल्यूकेमिया है उसको। बिल्कुल, कोविड का इंजेक्शन उनको लगवाना चाहिए, टाइम पे लगवाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर कुलविंदर ने बताया, एक्टिव ट्रीटमेंट के दौरान जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन जब उनको कीमोथेरेपी चल रही है, अगर संभव है तो 15 दिन का आगे पीछे अगर कीमो नहीं लगनी हो कीमोथेरेपी, तो उस दौरान उसको इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जी, उम्मीद करते हैं शकील आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर कीमोथेरेपी चल रही है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस समय आप अवॉइड करें, क्योंकि वैक्सीनेशन का साफ तौर पर गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की। कहा गया है कि अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अंडर ट्रीटमेंट है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, कुछ समय तक अवॉइड करें। ऐसा ही डॉक्टर से बता रहे हैं, डॉक्टर हरमीत ने भी यही कहा है कि अगर आपका कोई ट्रीटमेंट है, आप अंडर ट्रीटमेंट हैं, तो उस समय तक आप वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कीमोथेरेपी नहीं ले रहे हैं या कुछ गैपिंग है बीच में, तब आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वैक्सीन लगवाने के सर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहूँगा, अगर कीमोथेरेपी की आपने जिक्र किया, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाने के बाद अगर वो दोबारा कीमोथेरेपी लेना चाहते हैं और कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो कितने समय का गैप रखें? देखिए, वैक्सीन लगने के 15 दिन के बाद कीमोथेरेपी ली जा सकती है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। तो एक ये उम्मीद करते हैं शकील आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं अपने बच्चे का, उसके बाद 15 दिन का गैप रखकर फिर दोबारा से आप ट्रीटमेंट जो है बच्चे का, जो ब्लड से रिलेटेड है कैंसर उसका जो कर रहे हैं कीमोथेरेपी, वो आप करा सकते हैं। लगातार हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें। और अगर आपके घर में भी किसी को समस्या है, कैंसर से रिलेटेड कोई इशू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू है, इस पर आमतौर पर जिस तरीके से डॉक्टर कुलजिंदर बता रहे थे, कोई बात नहीं करता, अवॉइड करते हैं, स्टडी भी ज़्यादा नहीं इस पर की जाती है, क्योंकि जहाँ तक है लोग बचते ही हैं। और इस पर हम खुलकर बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई भी इशू है तो आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। हमने नंबर्स ओपन किए हुए हैं। खबर फास्ट अपने दर्शकों के लिए आपका डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हर बार एक नया टॉपिक लेकर आता है, और उसी मुहिम के ज़रिए हम आज कैंसर के टॉपिक को लेकर आपके बीच हाजिर हैं। वो इसलिए कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरमीत सिंह हैं हमारे साथ हैं, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर कुलजिंदर सोडी हैं, वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं।
और लगातार आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसका समाधान करा सकते हैं, प्रॉपर उपचार करा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन सही सॉल्यूशन सही दिशा में होना चाहिए, सही समय रहते हुए। डॉक्टर सर, हम कैंसर की बात कर रहे थे तो इसमें लंग्स कैंसर की भी हम बात करना चाहेंगे। लंग्स कैंसर आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी प्रारंभिक स्टेज क्या है? स्मोकिंग एक बैड हैबिट होती है जिसकी वजह से कई बार माना जाता है कि लंग्स कैंसर को वो जन्म देती है। क्या स्मोकर्स को अगर इस तरीके का कोई सिम्टम्स है तो क्या उनको इस तरीके की जो हैबिट्स हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ये बहाना मार देते हैं, कि बहाना कर भी देते हैं कि भाई हमें तो भाई एडिक्शन है, इस वजह से हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस पूरे सवाल पर मैं आपसे जवाब लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ है राम कुमार हरियाणा से, पहले उनका सवाल लेते हैं सर, फिर मैं आता हूँ आपके पास। राम कुमार जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। मुझे पॉलीसाइथेमिया वेरा है जी। और HB इट वाज अराउंड 17। तो अभी मैं हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहा हूँ जी 3 साल से। जी 63 इयर्स एज है। क्या मैं वैक्सीनेशन ले सकता हूँ क्या? ठीक है डॉक्टर, मैं आपसे ही लेना चाहूँगा इसका सवाल का जवाब। डॉक्टर हरमीत, आपने सवाल सुन लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। जी जी देखिए, वैक्सीनेशन इनको लेनी चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा सा असर वैक्सीन का कम होगा, लेकिन असर जरूर करेगी। और अगर कभी कोविड होता है तो उसको सिवियरिटी से जरूर बचाएगी। तो हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे हैं तब भी इनको, अगर पॉसिबल नहीं है गैप करना, तो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। डॉक्टर हरमीत, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने बताया HB70 है, पॉलीथीमिया है और उसमें ट्रीटमेंट भी अगर इनका चल रहा है, तो क्या इनको भी वही अपनाना पड़ेगा, उस समय तक ट्रीटमेंट रोकना पड़ेगा, जो वो मेडिकेशन ले रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के दौरान? अगर पॉसिबल है ड्रॉप करना ट्रीटमेंट तो करें, नहीं तो अगर नहीं भी कर सकते ट्रीटमेंट को बीच में ब्रेक, तब भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी, वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर कुलजिंदर, इसी सवाल पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा सर। आई थिंक डॉक्टर हरमीत ने बहुत अच्छे से इसको एलैबोरेट किया है। आई एग्री विद हिम, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी मुझे करने हैं आपसे। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा यहाँ पर। एक आखिरी सवाल है मेरा, जो आपने सिस्ट की बात की सर, कैसे पहचाना जाए? क्योंकि अलग अलग तरीके की सिस्ट होती हैं, इसमें एक सिल्वियस सिस्ट भी एक अमूमन नाम देखा जाता है। सिल्वियस सिस्ट क्या आगे जाकर बड़ा ब्रॉड कैंसर बन सकती है? क्या वो प्रारंभिक स्टेज होती है उस कैंसर की, या फिर ये कुछ अलग ही तरीके का कैंसर टाइप होता है? ओवेरियन सिस्ट बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक ओवेरियन सिस्ट की जो समस्या है ये काफी ज्यादा कॉमन है जी। काफी महिला ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप की इनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की सिस्ट तो आती है जी। तो जैसे ये सिस्ट जो होती है ये यंग एज से लेके एडल्टली पॉपुलेशन में हर प्रकार के सिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्ट की फॉर्म्स में रूप ले सकती है। तो जनरली हम देखते हैं कि जिस सिस्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट है, यानी कि ऐसी कोई रसोली, सिस्ट बेसिकली एक रसोली है जिसमें पानी भरा है, तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं जी। पर स्पेशली उन सिस्ट को डिफरेंशिएट करना कि क्या ये सिस्ट कैंसरस सिस्ट है या नॉन कैंसरस सिस्ट है, उसके लिए फर्दर टेस्टिंग की जाती है। तो हर प्रकार की सिस्ट कैंसर नहीं होता, बट ऑफ कोर्स अगर ये सिस्ट है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। स्पेशली फीमेल्स जिनकी एज अराउंड 35 प्लस है, 35 to 60 इयर्स ऑफ एज, उनमें अगर इन सिस्ट में हम अल्ट्रासाउंड के जरिए या सीटी स्कैन के जरिए ये देखते हैं कि इसमें सिस्ट के अलावा सॉलिड यानी ठोस मास की गिल्टियां भी हैं जी, तो वो कैंसर होने के उसमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट जरूर कुछ कैंसर के ब्लड मार्कर्स होते हैं जिनको जैसे फॉर एग्जांपल CA-125, ये एक प्रकार का कैंसर मार्कर है जो ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में रेज हो जाता है, बढ़ जाता है जी। अर्ली स्टेज में ये मार्कर नॉन स्पेसिफिक होता है, तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है ये CA-125 काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जी।
डॉक्टर हरमीत, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा सर। अगर किसी को कैंसर है तो आप कुछ सजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, लगातार जुड़ भी रहे थे और दर्शकों ने अपने सवाल भी किए। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर किसी को कैंसर है, किसी भी स्टेज पर, किसी भी तरीके की समस्या से, कैंसर से जुड़ी वो जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को किन किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कुछ आप बता पाएँ सर, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है सर, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। देखिए, जब कैंसर एक पेशेंट को डायग्नोस हो जाए, उनको तंबाकू, किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए जी और शराब का सेवन, ये 2 चीजें हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरमीत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। डॉक्टर कुलजिंदर, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं की, किस तरीके से आप कैंसर को सही समय पर डायग्नोस करा सकते हैं और उसका उपचार कराकर स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को, अपने परिवार को चिंता मुक्त भी रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।